Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को, द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, फिनलैंड को काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना एग्जैक्टली ये कहाँ पर लोकेटेड है। फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है एम स्ट्राइप। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको सर्च करना है। ये जो टर्म है एम स्ट्राइप ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो आखिरकार ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बोलता है कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, ऑप्शन बी बोलता है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ऑप्शन सी बोलता है इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी बोलता है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जिसको नहीं मालूम वो जाकर सर्च करना, डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। बाय द वे इसका जो सही आंसर है मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है और उस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 1 पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल को मेंशन किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था, आपको मालूम होगा, और आज ये न्यूज़पेपर के अंदर कवर कर दिया गया। देखो पिग हर्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो चर्चा है वो पूरे दुनिया भर में हो रही है। अभी हुआ क्या है, यूएस के अंदर एक पिग हर्ट ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिला है। एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है 57, ठीक है। अब क्या हुआ है, इनका नाम बेनेट है। इनके हर्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। इनके हर्ट की जगह पर एक सुअर का हर्ट लगाया गया है, सुअर का दिल लगाया गया है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि यहाँ पर द हिंदू ने इस आर्टिकल के अंदर कुछ और पब्लिश किया है। द हिंदू ने बताया जो ये पिग हर्ट ट्रांसप्लांटेशन है ये इंडिया के अंदर किया गया था असम में 1997 में। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रांसप्लांटेशन था ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया और जिन्होंने भी किया था उनको सज़ा भी हुई थी। इस प्रकार से यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। अगर हम लोग बात करें 7 जनवरी की, 7 जनवरी मतलब साल 2022, इसी साल की बात हो रही है। कुछ डॉक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल के, इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें ट्राई करी हैं। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हर्ट को ट्रांसप्लांट किया है 57 ईयर ओल्ड मैन के अंदर, ये बताया गया। और उसके बाद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस प्रकार का केस इंडिया के अंदर भी हुआ था असम 1997 में। वो यहाँ पर ऑथर बताते हैं जिनका नाम था धनीराम बरुआ, ठीक है। एक कार्डियोथोरेक सर्जन थे और एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रांसप्लांटेशन किया था एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 1997 के अंदर। और आपको ध्यान रखना है इस ट्रांसप्लांटेशन को हम लोग जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सिंपल सा वर्ड है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस होता है जहां पर एक जानवर का जो ऑर्गन है उसको हम लोग निकाल कर ट्रांसप्लांट करते हैं एक व्यक्ति के अंदर, उसको प्रोसेस को बोला जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर हुआ, कल ही मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बन सकता है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन पहले भी कर चुके हैं, इस प्रकार से इंडिया के अंदर हुआ था, लेकिन बोला गया कि जिनके अंदर किया गया था वो व्यक्ति लगभग 1 सप्ताह तक सर्वाइव कर पाए और उसके बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। अब जैसे उनकी बात डेथ हुई है तो उसकी वजह से पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद बताया गया कि उन डॉक्टर को अरेस्ट भी किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने, डॉक्टर बरुआ साहब ने ऐसे और भी बहुत सारे जीनो ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने फाइनली ये एक तरीके से यहाँ पर चीज़ करके दिखाई थी। इनको सपोर्ट भी मिला था बाहर से, सपोर्ट मिलने के बाद ही ऑब्वियस सी बातें कर पाए थे जीनो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन उसके बाद वो जो व्यक्ति है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाया, उसका जो ऑर्गन है वो फेलियर हो गया, ठीक है। ऑर्गन फेलियर देखने को मिला और उसकी वजह से यहाँ पर उस व्यक्ति की डेथ हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो जैसी डेथ हो गई उसके बाद जनवरी 10 के आसपास की बात है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994
इस एक्ट के अंदर में उन डॉक्टर को बुक किया गया और काफ़ी दिन अरेस्ट करे गए थे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन है बेसिकली उसको फिर असम ने यहाँ पर इतना ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं, और असम गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंक्वायरी कमेटी बनाई और बताया कि देखो जो ये पिग का हर्ट इम्प्लांट था ये बेसिकली अनएथिकल था, बिल्कुल सही नहीं था और अनलॉफुल था। तो ये चीज़ें इंडिया के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं, बेसिकली ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ये पिग हार्ट प्लांटेशन क्या है, क्योंकि लगातार चर्चा में है। और ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक अपने टर्म सीखा है, इस टर्म को अपने पास नोट डाउन करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देख पाओगे इसके बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी, इनफैक्ट थंबनेल भी इसका लगा रखा था। ये आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था कि बिल्कुल ऐसा किया गया, ये काम दुनिया भर में इसके रिगार्डिंग चर्चा हो रही है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखो पहले तो जो अभी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ना वो यहाँ पर इनके अंदर हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम बेनेट है और इनके अंदर यहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया। एक क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पिग को ही क्यों चूज़ किया गया। ठीक है, इस सुअर से ही यहाँ पर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट क्यों किया गया। तो यहाँ पर जो साइंस मैटर्स है या फिर साइंस है वो क्या बताती है आपको, यहाँ पर इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर को जूम करते हैं और साइंस ने ये बताया कि जो पिग है, पिग के जो ऑर्गन्स है वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन से। ठीक है, ये आप देख पाओगे ह्यूमन का ऑर्गन है और यहाँ पर आपको ये पिग का ऑर्गन देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। जैसे कि अगर हम दोनों के हर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप हर्ट देख पाओगे, ये जो हर्ट है इनफैक्ट अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की हर्ट की तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। लेकिन पिग का हर्ट आप देख पाओगे बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। उसका किडनीज़ के बारे में बात करें तो बिल्कुल सिमिलर ये भी नज़र आती हैं। लिवर के बारे में बात करें तो वो भी बिल्कुल आपको सिमिलर सा नज़र आएगा। और लंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये भी आपको सिमिलर सा ही नज़र आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर पिग्स को चूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अभी यहाँ पर उसके बारे में फोकस किया गया है। उस आर्टिकल में बताया गया कि पिग्स को हम लोग क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि जो ये पिग है ये काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रखते हैं अपने ऑर्गन्स में बिटवीन द ह्यूमन बींग्स और इन पिग्स के बीच में। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर मैंने जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको बताया था। अगेन यहाँ पर इस प्रोसेस के बारे में बताया क्या और वो प्रोसेस क्या होता है, आप लोग इसको सीख चुके हो। नाउ ये होता है आर्टिकल अब पूरी तरह से कंप्लीट। उसके बाद आता है एक अगला आर्टिकल। देखो यहाँ पर चर्चा की गई है, अभी जलीकत्तू को स्टार्ट किया गया। अभी ये जलीकत्तू जो इवेंट है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब स्टार्टिंग होने पर लगभग 30 पीपल्स यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं इस पूरे इवेंट के अंदर, ऐसा बताया गया। 587 जो बुल्स थे और 217 टैमर्स थे जो कि यहाँ पर इन बुल्स को पकड़ रहे थे। ठीक है, इन सब ने यहाँ पर इस इवेंट के अंदर हिस्सा लिया था। हालांकि ये जो इवेंट है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए, ऐसा बताया गया। तो आप कहोगे रिसेंटली तो आर्टिकल्स ऐसे कवर हो रहे थे कि इस इवेंट को रोका जाएगा। देखो बिल्कुल यहाँ पर इवेंट को रोकने के बारे में चर्चा की गई थी क्योंकि कोविड-19 के केसेस रेगुलरली बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, अभी आप देख पाओगे बोला गया था कि आप लोग कोविड-19 के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस लो। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से देखो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और जो पॉपुलेशन है उसके बजाय आप 50% पॉपुलेशन वहाँ पर मेंशन करोगे। इस प्रकार से चीज़ें बताई गई थी। तो इसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर ये जलीकट्टू इवेंट को चला सकते हो। तो इवेंट तो हो गया है लेकिन साथ साथ कोविड-19 के नॉर्म्स का भी वोलेशन हुआ है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल बताता है। तो अब कहोगे ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपको पता होगा, पहले मैं लगातार 2 बार आपको जलीकट्टू के बारे में बता चुका हूँ, आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी कुछ दिन ही चर्चा में रहेगी, उसके बाद ये फिर ये टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर ये करंट अफेयर से गायब हो जाएगा और फिर आप कह सकते हो कि इसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं यार कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान रखना है जलीकट्टू के बारे में। अभी मैं 2 बार और पढ़ा चुका हूँ, मतलब पहले हम लोगों ने कवर किया है इसके बारे में, काफ़ी दिन हो गए हैं। आज मैं आप लोग को बता देता हूँ आखिरकार क्या है। पहली चीज़ तो देखो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, खासकर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में एक आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, वहाँ पर ये मेंशन किया जा सकता है जलीकट्टू के बारे में। तो जलीकट्टू के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट है और ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत पुराने समय से यहाँ पे इसको मनाया जा रहा है। आप कह सकते हो लगभग 2000 ईयर्स पुराना यहाँ पर ये इवेंट नज़र आता है। और बेसिकली बोला जाता है जो ये जलीकट्टू है ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। ठीक है, एक खेल है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि इन बुल्स को, इन बैल को पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सक्सेसफुली ये काम कर पाता है उनको यहाँ पर ये प्राइज़ भी मिलता है। अदरवाइज ये काम जो नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है, वो जो प्राइज़ है वो फिर बुल के यानी बैल के ओनर के पास चला जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर जलीकट्टू के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर इसको वॉलेंट स्पोर्ट भी बोला जाता है, जिसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं बुल को पकड़ने के लिए, प्राइज़ के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर वो फेल होते हैं वो जो प्राइज़ है वो यहाँ पर बुल के ओनर के पास चला जाता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरकार ये जो स्पोर्ट है ये कहाँ पर खेला जाता है। देखो ये काफ़ी पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
मदुराई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई और भी आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने मैंने आपको नाम बताए इनको हम लोग जलीकट्टू बेल्ट बोलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस जलीकट्टू को प्ले किया जाता है, इस इवेंट को खेला जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद आखिरकार ये कौन से समय पर इवेंट आता है, तो आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर जलीकट्टू के बारे में चर्चा हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो जनवरी के समय पर इस इवेंट को रखा जाता है। तो इसको सेलिब्रेट करते हैं एग्जैक्टली जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर। और जो तमिलनाडु के अंदर एक फेस्टिवल आता है पोंगल, बहुत पॉपुलर फेस्टिवल आप देख पाओगे, अब यहाँ पर पोंगल की शुरुआत हो चुकी है। तो जो पोंगल है, ठीक है, इसी इवेंट मतलब पोंगल फेस्टिवल से पहले ही आप देख पाओगे यहाँ पर ये जलीकट्टू को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो जलीकट्टू है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा तमिल कल्चर के अंदर। कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत पुराना है, लगभग 2000 साल से ये रेगुलरली यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लस उसके बाद जलीकट्टू से काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं कि हम लोग बैल को बचा पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज होता क्या है, देखो यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो फार्मर्स है, जो भी यहाँ पर बैल अपने पास रख रहे हैं, उन बैल को वो ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। अदरवाइज होता क्या था, होता ये था कि उन बैल का एज अ मीट इस्तेमाल कर लिया जाता था। तो जलीकट्टू की वजह से कि हाँ ये इवेंट आएगा, उसी की वजह से यहाँ पर बैल का जो पालन पोषण है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो क्या होता है, जलीकट्टू के अंदर लीगल इंटरवेंशंस भी आते हैं, मतलब कि जलीकट्टू को बैन करने के बारे में चर्चा की गई थी 2011 के अंदर। जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया, इन बुल्स को एक तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया था। पहली बात तो देखो हो क्या रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। हो क्या रहा था, बोला ये जाता था कि देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रुएल्टी टू एनिमल्स कर रहे हैं, मतलब कि एनिमल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर इन इवेंट्स को काफ़ी बार रोकने के बारे में चर्चा की गई थी। इनफैक्ट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ पे बैन कर दिया था, बोला कि देखो जो ये बुल टैमिक स्पोर्ट होते हैं इन सबको बैन किया जाएगा। और हालांकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्ली बैन नहीं किया, इसको आगे कंडक्ट करते रहे, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो ये हमारा ट्रेडिशंस है, हम बहुत लंबे समय से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हम लोग इसको बैन नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही थी, ठीक है। और आपको मालूम होगा हाल ही में महाराष्ट्र का जो एक तरीके से बुलक कार्ट रेसिंग होती है उसके ऊपर भी बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी रिसेंटली वो बैन हटाया है, पिछले साल की बात है, उस बैन को हटाया गया है, या भी आपको मालूम होगा, ठीक है। जो करंट लीगल पोजीशन है जलीकट्टू को लेकर वो क्या है, मैंने आपको बताया। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर इन सारे इवेंट्स को लीगलाइज कर रखा है, राज्य सरकार ने लीगलाइज कर रखा है, ये इवेंट्स प्ले करवाए जाते हैं, जो कि आज के टाइम पर हो भी रहे हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, तभी ये आर्टिकल आया है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये जो मुद्दा है अभी भी यहाँ पर मतलब देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, पेंडिंग है कि यहाँ पर इसको बैन किया जाए, क्या किया जाए, वो पेंडिंग चल रहा है। रिसेंटली यहाँ पर आप देख पाओगे चर्चा ये हुई थी कि क्या होगा, यहाँ पर इन इवेंट को वापस से चालू किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अप्रूवल कर चुका है, अलाउ दे चुका है कि बिल्कुल यहाँ पर इवेंट होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बैन करने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, करना है तो सभी जगह बैन करो, अदरवाइज यहाँ पर चलने दो सभी जगह पर। ये यहाँ पर सिचुएशन हम लोगों ने रिसेंटली देखी थी कोर्ट के अंदर। क्लियर हुआ। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया एग्जैक्टली क्या क्या है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो इसी प्रकार का जो सिमिलर स्पोर्ट है ये और भी राज्यों के अंदर होता है, जैसे कर्नाटक के अंदर भी एक सिमिलर स्पोर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमला, ठीक है। तो कमला यहाँ पर उसको बोला जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, प्लस मैंने आपको यही बताया पोंगल से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है, या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये पोंगल फेस्टिवल है बेसिकली यहाँ पर इस फेस्टिवल पर होता क्या है, ठीक है, इस फेस्टिवल का मेन एम क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर ना। उसके बाद आपको ये अगला आर्टिकल नजर आएगा, यहाँ पे चर्चा की जा रही है पिछले 2 सालों के अंदर जो फॉरेस्ट है और ट्री कवर एरिया है इंडिया के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, मतलब कि जो फॉरेस्ट है जंगल है वो इंक्रीज हुए हैं, ऐसा हमारे पास ये डेटा आता है, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट कौन सी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया कितना एरिया लगभग इंक्रीज हुआ है, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर फॉरेस्ट के मामले में। अगर हम बात करें कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल बड़े हैं तो वो है आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तेलंगाना, ओडिशा, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल इंक्रीज़ हुए हैं, ऐसा बताया गया एक रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको डेटा बता दिया है, इसको कंपेयर किया गया और 2019 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2019, 20, 20, 21 इन 2 सालों के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है और जो ट्री कवर एरिया होता है, मतलब जो जंगल है उनका विस्तार काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं। और एग्जैक्टली डेटा भी आपको पता चल चुका है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया इंक्रीज़ हुआ है। ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के थ्रू। अभी ये इस रिपोर्ट को कल ही रिलीज़ किया गया है, तभी यहाँ पर ये डेटा हमारे पास आया है।
इस रिपोर्ट को रिलीज करते हुए हमारे जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने बताया कि बिल्कुल फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज हुआ है, ये सारा डेटा ऑथेंटिक है, रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, सैटेलाइट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने फॉरेस्ट को मॉनिटर किया गया है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट को मॉनिटर किया है बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, बिल्कुल सटीक चीज़ है, ऐसा यहाँ पर कोई भी फेक ये चीज़ देखने को मिलेगी नहीं। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट बताती है लगभग 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ा है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर उसका डेटा बताया गया 2019 के अंदर, यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादा कुछ ऐसा इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 2 सालों के अंदर ये इंक्रीमेंट ज़्यादा नज़र आया है। और इस कैटेगरी के अंदर टोटल 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, देन उसके बाद ओडिशा। यहाँ पर कितना कितना एरिया इंक्रीज हुआ है वो एरिया भी मेंशन किया गया है, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश भी आपको कहीं ना कहीं इसी लाइन में देखने को मिलेगा, जहां पर फॉरेस्ट एरिया कवर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, यहाँ सभी जगह पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो मैंग्रोव कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब जो टोटल मैंग्रोव एरिया है, ठीक है, हमारे पूरे देश भर के अंदर वो भी 17 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर बताया गया। अब ये जो मैंग्रोव्स होते हैं बेसिकली ये होते क्या है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो ये जो मैंग्रोव होते हैं बेसिकली एक श्रब आप देख कह सकते हो या फिर एक ट्री कह सकते हो, जो कि यहाँ पर उगते हैं कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, सैलिन वाटर, ब्रैकिश वाटर में, जो खारा पानी होता है, ठीक है, जो तट वाला एरिया होता है वहाँ पर ये मैंग्रोव्स उगते हैं। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो मैंग्रोव्स का नज़र आता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी इंक्रीमेंट नजर आया, मतलब कि आप कह सकते हो हमारा एनवायरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत जो हमारा फॉरेस्ट वगैरह है वो इंक्रीज हुआ है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। अब देखो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर ये होगा, इस रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा एडिटोरियल के अंदर, कोई ना कोई जो ऑथर है वो पक्का यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आगे हम एडिटोरियल कवर करें तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो और हमें पता चले कि हाँ किस बारे में चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, चर्चा की गई है इंडिया चाइना एग्री कर चुके हैं फॉर मोर एलएसी टॉक, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद, एक डिस्प्यूट लगातार चल रहा है पिछले 2 सालों से। ठीक है, मतलब हालांकि डिस्प्यूट तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये काफ़ी बढ़ चुका है पिछले 2 सालों के अंदर। तो इन्हीं को लेकर यहाँ पर ये सोल्यूशन लाने के लिए अभी 14वां राउंड ऑफ टॉक हुआ था, मतलब कि आप कह सकते हो 14वीं बार इंडिया चाइना के जो कमांडर्स हैं वो आपस में बैठकर बातचीत किए थे कि हाँ किस प्रकार से हम लोग इन बॉर्डर्स के अंदर सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये भी कुछ ज़्यादा इसका इफेक्टिवनेस देखने को मिला नहीं है। ये जो 14वीं राउंड ऑफ टॉक थी बिटवीन द मिलिट्री कमांडर्स, इन्होंने भी यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा एक तरीके से इनका रिजल्ट दिया नहीं है, ऐसा बताया गया। तो उसी को लेकर चर्चा की गई है। इंडिया चाइना ने थर्सडे में वैसे तो अग्री कर लिया है कि बिल्कुल यहाँ पर ये अपने क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, प्लस यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को आगे मेंटेन करेंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्ट करेंगे रिजोल्यूशन को कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस बॉर्डर इशू को सही करेंगे, सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग इश्यूज़ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसको भी यहाँ पर सॉल्व करने के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा बताया गया है। हालांकि लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये 14वीं राउंड ऑफ टॉक है इसके अंदर कोई ऐसा हमारे पास ऐसे कह सकते हो ना कि कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, कोई सोल्यूशन ऐसा निकल कर आया नहीं है, ऐसा बताया गया। प्लस उसके बाद बताया कि देखो अभी तक यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि कौन कौन से एरियाज़ हो गए, हॉट स्प्रिंग वाला, डेपचोंग वाला, डेपसांग वाला, ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर अभी भी डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई भी ऐसे पर्टिकुलरली चर्चा हुई नहीं है। ये एरियाज़ कौन कौन से मैं आप लोग को एक मैप के अंदर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मैप में देखोगे ना तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। वैसे आप लोग यहाँ पर ये वाला एरिया देख पाओगे, ये आपको अक्साई चीन वाला एरिया नजर आएगा, इसके इधर चाइना नजर आएगा, चाइना ने ये वाला एरिया आज के टाइम पर कब्जा रखा है। और ये वाला जो रेड वाली लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, विवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है जहाँ पर अभी भी सोल्यूशन लेने के बारे में चर्चा की जा रही है। गलवान वैली पर रिसेंटली आपने देखा था एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था, ये हॉट स्प्रिंग वाला हो गया, ये गोगरा वाला एरिया हो गया, उसके बाद ये देपसांग वाला एरिया हो गया। तो इन एरियाज के अंदर सोल्यूशन अभी भी यहाँ पर हम लोग को चाहिए, इसको लेकर अभी डिस्कशन आगे चलेगा और डिस्कशन रेगुलरली चल भी रहा है। तो इन एरियाज़ के अंदर अभी कोई भी प्रॉपरली एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम लोग अपनी जो भी आर्मी है उसको पीछे पीछे लेकर जाएं। ये यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। हालांकि हमने कुछ एरियाज़ के अंदर रिसेंटली डिसएंगेजमेंट किया था, आपको मालूम होगा जो चाइनीज़ आर्मी है वो पीछे हटी थी और इंडिया भी यहाँ पर पीछे हटा था उस लेवल से, लेकिन अभी भी यहाँ पर सोल्यूशन इस प्रकार से देखने को मिले नहीं है। तो बताया गया ये जो 14वां राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक है ये कहाँ पर हुआ था, ये चाइनीज़ साइड पर, चुजुल मोल्दो साइड पर यहाँ पर आपको देखने को मिला था, मतलब चाइना की साइड पर ये देखने को मिला जहाँ पर ये डिस्कशन हुआ। और इससे पहले
13वां राउंड ऑफ कमांडर टॉक भी हुआ था अक्टूबर के अंदर, मतलब अक्टूबर 2021 के अंदर। उसका भी कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं था। वहाँ पर चाइना ने हमारे साथ प्रॉपरली एक एग्रीमेंट किया नहीं था, ऐसा बताया गया। उसके बाद अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन कौन से मिलिट्री, मतलब कौन कौन से हमारे कमांडर जी गए थे इसके अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो स्टार्टिंग में थी, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लगातार इंडिया चाइना रेगुलरली फोकस कर रहे हैं कि हम अपने डिस्प्यूट्स को समझा सकें, हम अपने डिस्प्यूट्स को सुलझा सकें, ठीक है। हालांकि चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप देखने को नहीं मिलता। अगर चाइना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर ये डिस्प्यूट सुलझाया जा सकता है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक तरफ से यहाँ पर ये डिस्प्यूट ऐसा सुलझाया नज़र आएगा ही नहीं। उसके बाद ये मैप भी मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, मैं आपको फिर से आज बता देता हूँ क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स हैं नहीं, ठीक है, तो ये रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आज फ्राइडे है, आज बहुत कम आर्टिकल है, एडिटोरियल भी एक आधी है जो कि काफ़ी लेकिन अच्छा बहुत है। मेंटेन रखना चीज़ों को, आगे आगे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, ये कुछ एरियाज़ हैं, अक्साई चीन वाला एरिया, वेस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में, ये जो 3 सेक्टर है यहाँ पर डिस्प्यूट्स रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखने को मिलेगा अक्साई चीन वाले एरिया में सबसे ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में खासकर तवांग सेक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ये डिस्प्यूट्स नज़र आ जाते हैं। उसके बाद इसके बराबर में आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी अगेन कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसके आर्टिकल के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे चीफ मिनिस्टर्स को बोला है कि आप लोग अपने लोकल कंटेनमेंट, लोकल एरिया के अंदर फोकस करो कोविड-19 को टैकल करने में, क्योंकि आज के टाइम पर कोविड-19 के केसेस आप लोग देख पाओगे रेगुलरली इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के ऊपर काम किया जाए, प्लस हॉस्पिटलिटीज़ के ऊपर काम किया जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी मैं पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहां पर आएगा नजर, ये वाला देवास केस, ठीक है। अब ये देवास केस क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक आपको ओवरव्यू देता हूं फिलहाल। तो ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, आपने देखा होगा ये पिछले 3-4 दिनों से रेगुलरली चर्चा में आ रहा है। तो जो देवास है, देवास गेट्स नॉट टू अटैच इंडियाज फ्लैट इन पेरिस। अब इसका मतलब क्या है, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर इंडिया का जो एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सीज़ करी जा रही, खासकर कनाडा के अंदर आप देख पाओगे सीज़ की जा रही हैं, पेरिस के अंदर भी कुछ सीज़ किया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कनाडा के अंदर यहाँ पर जो एयर इंडिया का जो एक तरीके से एयर इंडिया के जो एसेट हैं वो 50% तक सीज़ कर लिए गए। कनाडा कोर्ट ने यहाँ पर बोला 8 जनवरी को, किसको, यहाँ पर जो भी देवास इन्वेस्टर्स थे इनको बोला कि हम लोग यहाँ पर सीज़ करेंगे 50% का एयर इंडिया एसेट, ठीक है। जो भारत का एयर इंडिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसका जो एसेट है वो 50% कनाडा सीज़ कर चुका है। आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक पिक्चर के ऊपर लेकर चलता हूँ पूरा केस समझाने के लिए, तो यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आखिरकार मुद्दा चल क्या रहा है, टेलीग्राम पर मैंने सारे पिक्चर्स शेयर कर दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। ये बेसिकली एक एंट्रिक्स और देवास स्टोरी है, ठीक है। अंतरिक्ष नहीं है, ये एंट्रिक्स है। तो एंट्रिक्स और देवास यहाँ पर ये पूरा केस देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब बेसिकली बात करें तो जो एंट्रिक्स है ये आपको इसरो का ही एक तरीके से पार्ट देखने को मिलेगा, मतलब इसरो का ही पार्ट यहाँ पर था। उसके बाद ये केस हुआ था, मतलब एक डील हुई थी एंट्रिक्स और देवास के बीच में, और वो जो डील थी वो लगभग 2005 के अंदर ये अग्रीमेंट हुआ था। ये अग्रीमेंट आगे फेल हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ ये अग्रीमेंट आखिरकार था क्या। एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस पिक्चर को जब आप लोग टेलीग्राम से लोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी, लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें साफ नहीं दिख रही होंगी क्योंकि पिक्चर ही ब्लर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 2004 के अंदर, जो दिसंबर 2004 था, इसमें क्या हुआ, जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसको यहाँ पे बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई जहाँ पर कौन थे, जहाँ पर इसरो के जो फॉर्मर एक तरीके से साइंटिस्ट थे वो आपको देखने को मिले, जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो यहाँ पर उन्होंने मिलकर एक देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड को बनाया। अब उसका जनवरी 2005 आता है। जनवरी 2005 में जो एंट्रिक्स है, एंट्रिक्स और देवास, ठीक है, एंट्रिक्स मैंने आपको बताया इसरो के अंडर में काम करता है, ठीक है। जो एंट्रिक्स और देवास है दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि देवास, देखो देवास को ये पता था कि इसरो यहाँ पर 2 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ठीक है। एक का नाम है GSAT-6 और एक का नाम है GSAT-6A। अब ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो यहाँ पर जो देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड है वो ये चाहता था कि हम लोग क्या कर सकें, अपना एस बैंड स्पेक्ट्रम दे सकें, ठीक है। एस बैंड स्पेक्ट्रम को लीज पर ले सकें। आप कह सकते हो कि हम लोग सैटेलाइट की मदद से कुछ इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को मैनेज करें जिससे कि हम लोग क्या कर पाएंगे, ये लोग ये कर पाएंगे कि जो एक मल्टीमीडिया सर्विस है वो मोबाइल यूज़र्स को दे पाएंगे,
ठीक है। अगर इनके पास जो एस बैंड सैटेलाइट है वो अगर लीज पर आ जाता है तो क्या कर पाएंगे, उस सैटेलाइट की मदद से आप कर सकते हो यहाँ पर ये कुछ सैटेलाइट की मदद से मोबाइल की कनेक्टिविटी वगैरह दे पाएंगे, ये एक्जैक्टली बताया जा रहा था। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से मोबाइल की कनेक्टिविटी वगैरह दे पाएंगे कौन, देवास मल्टीमीडिया। ठीक है, तो देवास मल्टीमीडिया ने यहाँ पर क्या किया, देवास मल्टीमीडिया ने यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया था अंतरिक्ष के साथ। मैंने आपको बताना जो ये एंट्रिक्स है ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पर इसरो के अंडर में काम करता था। और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक तरीके से एक सैटेलाइट को, दो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बारे में चर्चा की थी। तो देवास आया और देवास ने बोला कि आपका जो ये सैटेलाइट है ये हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इन सैटेलाइट्स को हम लोग प्रॉपरली लॉन्च कर देंगे और इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसरो ने बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगी अगर सैटेलाइट तुम लोग लॉन्च कर दोगे तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हुआ, देवास ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करा, पैसा इकट्ठा करा दुनिया भर से। ठीक है, दुनिया भर से, जिसमें कनाडा से भी था, यूएस भी था, बहुत सारे देशों से यहाँ पर पैसा इकट्ठा करा। लगभग $300 मिलियन यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर लिया था यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि पैसा चाहिए था डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पर ये डील होती है आगे। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग देवास ने पैसा फंड उठाया, कोलंबिया कैपिटल, उसके बाद अलग अलग जगह से यहाँ पर डेस्टो टेलीकॉम और भी जगह से यहाँ पर फंड उठाया। अब फंड उठाने के बाद जैसे ही बात आती है यहाँ पर, अब इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इनको एक अपना मोबाइल सेक्टर के अंदर एक सर्विस मिलेगी, जिसके जो मतलब एस बैंड सैटेलाइट मिलेगा, इसकी मदद से ये लोग मोबाइल सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देवास चाहता था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ये उसके बाद नवंबर 2010 के अंदर 2G स्कैम के बारे में चर्चा होने लगती है। ठीक है, 2G स्कैम जो हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर इस केस को भी देखा गया। 2011 के अंदर द हिंदू की एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, और वो द हिंदू यहाँ पर फोकस करता है और बोलता है कि अंतरिक्ष और जो ये देवास केस है इसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कंसर्न देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज और ये कॉन्ट्रोवर्शियल डील है। उसके बाद ये डील खत्म होती है, मतलब डील को रोक दिया जाता है और एक तरीके से इनके ऊपर रोक लग जाती है कि यहाँ पर ये अभी काम नहीं किया जाएगा, ये डील आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब क्या हुआ, यही मुद्दा यहीं पर रुक गया। अब होता क्या यहाँ पर, मैंने आपको बताया किसने, देवास ने ये जो सर्विस देने के लिए पैसा उठाया था, ये पैसा अलग अलग कंट्रीज उठाया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो कंट्रीज जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था इसके अंदर कि हाँ बिल्कुल आप सही काम कर रहे हो, आप यहाँ पर इस प्रकार से सैटेलाइट लॉन्च करो, जैसे स्टारलिंक है ना इलॉन मस्क की, उसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला बिल्कुल सही कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग काम करो और हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया गया, लेकिन फिर देवास यहाँ पर ये पैसा लौटा नहीं पाया। अब देवास पैसा लौटा नहीं पाया तो आप देख पाओगे उसके बदले में जो कनाडा है और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये भारत के जो एसेट्स है वो सीज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हुआ, इसी की वजह से यहाँ पर ये एसेट्स को सीज किया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला था, क्योंकि देवास के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया था, उनका पैसा उन्हें मिला नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये कंट्रीज सीज कर रही हैं। तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, हालांकि इसमें बहुत कुछ था। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत छोटा सा ओवरव्यू बहुत छोटे से शब्दों में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर डिटेल में समझना चाहोगे तो यहाँ पर ये आधा घंटे का वीडियो खिंच जाएगा, आधे घंटे का सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक खिंच जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, बस आखिरकार चल क्या रहा है इतना पता हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है ये वाला, अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस यहाँ पर डिनाउंस करता है चाइनाज मैरीटाइम क्लेम को, मतलब यूएस यहाँ पर आरोप लगाता है चाइना के मैरीटाइम क्लेम के ऊपर, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, देखो चाइना तो बस चले तो सभी को क्लेम कर ले। ठीक है, चाइना ने क्या किया है, जो साउथ चाइना सी वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा। तो वो जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारा एरिया क्लेम करता है, बोलता है ये पूरा पार्ट मेरा है। जैसे आप देख पाओगे अक्साई चीन वाला एरिया और ये वाला एरिया, इंडिया के साथ भी कंसर्न रहते हैं, बोलता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, इधर मेरा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो चाइना और भी, मतलब इंडिया के साथ ही नहीं है, और भी आप देख पाओगे एरिया के अंदर इस प्रकार की हरकतें उसकी देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, यूएस ने यहाँ पर आरोप लगाया कि जो चाइना का मैरीटाइम क्लेम है बिल्कुल गलत है। ठीक है, चाइना जो यहाँ पर आज के टाइम पर साउथ चाइना सी के अंदर क्लेम करता है ये पूरा सी मेरा है, प्लस कंट्रीज़ के आसपास का जो एरिया है वो मेरा है, तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और ऐसा यहाँ पर यूएस ने बताया। तो यूएस ने वेडनेसडे में बोला कि देखो यहाँ पर इस पूरे डिटेल केस को देखा और बोला कि जो बीजिंग यानी चाइना है वो अनलॉफुल तरीके से क्लेम करता है साउथ चाइना सी को, और इसको हम लोग करते हैं रिजेक्ट। ये चीज़ें बिल्कुल भी अप्रूव की नहीं जाएंगी। पहले तो आप लोग देख पाओगे साउथ चाइना सी कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना नज़र आया। ठीक है, चाइना के बाद आपको ये साउथ चाइना सी नज़र आएगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट सीख लेना ना, 9 डैश लाइन का। यहाँ पर आपको ये 9 डैश लाइन नज़र आती है। ठीक है, ये जो डैश 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 नज़र आ रहा है ये 9 डैश लाइन है, इसके अंदर वाला एरिया भी चाइना क्लेम करता है। अब चाइना क्लेम करता है इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, अब बहुत सारे आइलैंड्स भी यहाँ पर चाइना क्लेम करता है, और हालांकि वो जो आइलैंड्स हैं वो आसपास की कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया के साथ डिस्प्यूट होता है ना कि ये वाला एरिया मेरा है, वैसे आप देख पाओगे साउथ चाइना सी के अंदर भी ये यहाँ पर चाइना का क्लेम रहता है।
उसके बाद चाइना के जो कंसर्न है वो वियतनाम के साथ काफ़ी बड़े रहते हैं। ठीक है, वियतनाम के काफ़ी सारे एरिया के ऊपर यहाँ पर चाइना अपना कब्जा दिखाता है, बोलता है ये एरिया मेरे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना बहुत सारे आइलैंड्स है छोटे छोटे, वो आइलैंड्स इन्हीं इन्हीं कंट्रीज़ को, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं कंट्रीज़ को बिलोंग करता है। लेकिन चाइना बोलता है ये मेरा है, क्योंकि चाइना यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अपना बताता है, तो इसके अंदर आइलैंड्स जो आते हैं वो भी अपना बताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंसर्न नज़र आते हैं। तो यूएस ने यहाँ पर यही बोला कि जो ये हरकतें हैं ना चाइना की, ये बिल्कुल अनलॉफुल क्लेम है, ये बिल्कुल आगे इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूएस की तरफ से स्टेप्स उठाए गए। उसका यहाँ पर क्या बोला कि ये जो कहीं ना कहीं जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ ओशन है उसको एक तरीके से मतलब वॉयलेट करता है। इसके रिस्पॉन्स में चाइना क्या बोलता है, देखो चाइना यहाँ पर बीजिंग रिप्लाई ये देता है कि हिस्टोरिकल राइट्स, मतलब चाइना के इन सब एरियाज़ के ऊपर हिस्टोरिकल राइट्स हैं, ऐतिहासिक हक हैं चाइना के, और चाइना यहाँ पर इसको बिलोंग करता है। मतलब जो चाइना है का है, मतलब जो हिस्सा एग्जैक्टली यहाँ पर चाइना का, ये आप देख पाओगे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो ये एक डिस्प्यूट, एक टसल सा है जो कि यहाँ पर रेगुलरली चलता रहता है, आप देख पाओगे वही टसल यहाँ पर मेंशन किया गया है। ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में जाना नहीं है। साउथ चाइना सी के बारे में सीखना था, आपने सीख लिया। 9 डैश लाइन के बारे में पता चलना था, आपको पता चल गया। डिस्प्यूट क्या है आप लोग को समझना था, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत सारी बकवास भी है जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हालांकि जो पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, चाहे हो तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना। कल वाला पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, हालांकि कल वाले पीडीएफ में थोड़ी सी क्लैरिटी कम थी, लेकिन आज उसके अंदर क्लैरिटी सारी आ जाएगी। क्योंकि मैंने पीडीएफ का स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा गलत चूज़ कर लिया था, उसकी वजह से क्लैरिटी कम हो गई थी। आज आपको क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस कल का पीडीएफ मेरे हिसाब से काफ़ी सही था, और मतलब मोस्टली लोगों ने अप्रूव किया है, मोस्टली लोगों ने यहाँ पर उस पीडीएफ को अप्रूव कर दिया है कि हाँ बिल्कुल वो पीडीएफ सही है और काफ़ी फ़ायदा भी है। ठीक है, तो मतलब वो पीडीएफ सही है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हो क्या रहा है, मैं आपको न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अटैच करता हूँ उस पीडीएफ के अंदर। अटैच करने के साथ साथ जो भी हम लोग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, आपको मालूम होगा अभी हमने जलीकट्टू के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था, अभी साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अभी पिग हर्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा, उसके रिगार्डिंग कुछ पिक्चर्स शेयर करी हैं। तो ये सारी पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको आर्टिकल्स पेश करके दे दूंगा, तो मतलब आपके पास एक पीडीएफ रेडी होगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपने आर्टिकल पढ़ा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ी, खत्म मामला। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की है, भारत ने यहाँ पर $900 मिलियन का जो भी अपना एड है वो एक्सटेंड कर दिया है टू श्रीलंका। मतलब श्रीलंका को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सके। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रहा है ये तो आपको मालूम होगा। तो इंडिया ने थर्सडे में यहाँ पर कंफर्म किया है कि देखो भाई, जो 400 मिलियन का करेंसी स्वैप है, करेंसी स्वैप मतलब दोनों कंट्रीज मिलकर अपने करेंसी को एक्सचेंज करेंगी। ठीक है, ये करेंसी स्वैप रहेगा 400 मिलियन का। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले टाइम पर हम लोग 500 मिलियन का भी सेटलमेंट देने वाले हैं टुवर्ड्स द श्रीलंका, ताकि जो श्रीलंका है वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल कर पाए, जैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। और इन चीज़ की जो यहाँ पर मैंशन है वो ट्विटर वगैरह पर भी किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर श्रीलंका को काफ़ी फायदा मिलेगा। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी श्रीलंका के अंदर आए थे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ अनाउंस किया है। तो आज के टाइम पर श्रीलंका एक ऐसी लोकेशन बन चुका है जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस बड़ा है, और वो एरिया खासकर जो श्रीलंका वाला एरिया है वो भारत के पड़ोस में है। ठीक है, भारत का नेबरिंग कंट्री है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उन एरियाज़ के अंदर से वो ख़त्म कराएं, वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पर इस फैसिलिटीज़ को अप्रूव किया है, और ये फैसिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर श्रीलंका को हेल्प करेंगी। और इस प्रकार की फैसिलिटी हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर भी श्रीलंका को प्रोवाइड करवाई थी, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। देन उसके बाद बताया गया जो इंडिया का असिस्टेंस है, देखो हम लोग यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा रहे हैं श्रीलंका को, क्योंकि इंडिया के जो श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बेसिल राजपक्सा, ये विजिट करे थे दिल्ली के अंदर दिसंबर के मंथ, मतलब पिछले ही महीने। ठीक है, पिछले साल की बात है, पिछले महीने यहाँ पर ये विजिट करे थे। और विजिट करने के साथ साथ आप देख पाओगे भारत ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी श्रीलंका को, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, प्लस और भी बहुत सारे जो एसेंशियल्स हैं उसके बारे में बताया। प्लस यहाँ पर करेंसी स्वैप हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोगों ने दिया, मतलब कुछ पैसा उधारी पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रीलंका है वो अपने यहाँ पर खाना वगैरह खरीद सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हालत काफ़ी ख़राब है, हालत इतनी ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फॉरेक्स रिजर्व इनका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फॉरेक्स रिजर्व डाउन है, और अभी इनके पास पैसा बहुत कम बच चुका है। इनफैक्ट फॉरेन करेंसी भी बहुत कम है, और जितनी भी करेंसी है उतना तो इनका लोन चुकाने में लग जाएगा, लोन भी काफ़ी सारा ले रखा है। तो इस प्रकार का सिनेरियो आज के टाइम पर ये नज़र आ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने भी यहाँ पर अपना सपोर्ट बढ़ा दिया है श्रीलंका की तरफ। उसके बाद बताया गया, अभी श्रीलंका की तरफ से कल भी एक स्टेटमेंट निकल कर आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि श्रीलंका ने एक्सप्रेस किया है, इन्होंने यहाँ पर बताया
कि ये लोग अभी और लोन लेने वाले हैं किससे, चाइना से। तो चाइना से यहाँ पर कुछ नया लोन यहाँ पर ये लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल तो वैसे ही बहुत सारा लोन ले चुका है, तो आने वाले टाइम पर चाइना देखने किस प्रकार से सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, ये अभी रिसेंटली श्रीलंका की विजिट पर आए, और श्रीलंका की विजिट पर आने के बाद यहाँ पर इन्होंने भी काफ़ी कुछ अनाउंस किया है श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए। और जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि श्रीलंका ने उधार ले रखा है चाइना से, उस उधार को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग देख पाओगे रीस्ट्रक्चर मतलब कि कुछ यहाँ पर छूट, रिलैक्सेशन मिल जाए इन लोगों को, ऐसा यहाँ पर श्रीलंका कोशिश कर रहा है। श्रीलंका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, ताकि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से ये निकल सके। और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा फायदा मिल भी रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंडिया भी यहाँ पर चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े, तो इंडिया भी यहाँ पर पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो श्रीलंका आज के टाइम पर बीच में बैठ कर मजे ले रहा है, मतलब पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ये आप लोग देख पाओगे। इस आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ें जितनी भी थी इंपॉर्टेंट थी, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो पहला आर्टिकल बात करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है साल 2021 के अंदर वो इंक्रीज़ हुई, ऐसा बताया गया। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का आप डेटा देखते हो तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो 88% से ग्रो हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि उससे पहले, मतलब कोविड-19 अभी तक चल रहा है, उससे पहले कोविड-19 की वजह से और बुरा हाल हो चुका था, तो हमारी इकॉनमी वगैरह काफ़ी डाउन थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज़ होना चालू हुआ है साल 2021 का, क्योंकि अभी साल 2021 खत्म हुआ है, तो इसी वजह से पिछले साल का डेटा हमारे पास सामने आता है। और डेटा के अंदर बताया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे गए। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने लगभग 3,500 के आसपास नए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है, और काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट इसको हम लोग कंपेयर करें कोरोना वायरस वाले टाइम में, तो कोरोना वायरस से पहले भी आप कह सकते हो कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं थी जितनी यहाँ पर हम लोगों ने साल 2020-21 के अंदर इंप्रूवमेंट देखा है, खासकर इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर। तो बताया गया साल 2019-20 के कंपैरिजन में भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, खासकर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12.3% से इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा बताया गया। ठीक है, हालांकि प्री कोविड-19 से, मतलब अगर हम इसको कोरोना वायरस से पहले वाले साल से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें साल 2020 से, क्योंकि साल 2020 में हालत बहुत ख़राब थी। आपको मालूम होगा साल 2020 के अंदर पूरी तरह से क्राइसिस आ चुके थे, पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसकी वजह से हमारी इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे अब इसी आर्टिकल के ऊपर इतना जोर दिया गया। तो आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आइडिया रखना है इसके लेकर, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इकोनॉमी के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं वो जो इकोनॉमी के अंदर जो भी डेटा होता है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है, तो ज़्यादा फोकस करना नहीं है। उसके बाद अगले आर्टिकल में बात करें तो इंडिया और यूके ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। आपको मालूम होगा इंडिया यूके ने निगोशिएट किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर एक एग्रीमेंट है जहाँ पर जो टैक्सेशन है, टैरिफ्स हैं, उसके अंदर छूट दी जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, आयात निर्यात होगा, ठीक है, यहाँ पर इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी टैरिफ हैं, जो भी टैक्सेस हैं, उसके ऊपर छूट दी जाएगी। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट को अभी बेसिकली यहाँ पर लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे दोनों कंट्रीज़, अब इसको आगे अप्रूव किया जा रहा है। भारत ने यहाँ पर स्टैंड लिया है कि भारत क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स यूके। ठीक है, तो ये हम लोग देख पाएंगे, प्लस हम लोग सर्विसेज वगैरह भी देंगे, क्योंकि सर्विसेज के मामले में ही हम लोग आगे रहते हैं। और 2050 तक इंडिया जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो मिडिल क्लास और मतलब एरिया आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 2050 तक इंडिया डेफिनेटली यहाँ पर एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी निकल कर आने वाला है। हालांकि और कुछ डेटा जो हमारे पास आते हैं वो डेटा और कुछ भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, मतलब डेटा बहुत अलग अलग ये चेंज होते रहते हैं। कोई और डेटा पब्लिश करता है वो बताता है कि हम लोग जल्द से जल्द अपनी इकॉनमी को ग्रो करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा टारगेट यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को अचीव कर पाएँ, 3 ट्रिलियन तक की इकॉनमी को आगे हम लोग अचीव कर पाएँ, और उसके बाद यहाँ पर 5 ट्रिलियन तक का हमारा गोल है, ये हमने यहाँ पर अभी सेट कर रखा है।
क्लियर हुआ। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है आर्टिकल के अंदर, यही बताया गया कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि आज के टाइम पर वर्क कर रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है पीयूष गोयल साहब और यूके के ट्रेड सेक्रेटरी हैं एनी मैरी, इन्होंने मिलकर यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन पहले से चल रहा था और हम लोग अब देखते हैं कि जो पूरी तरह से ये जो नेगोशिएशन है वो आने वाले 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग प्रॉपरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर सारी चीज़ें साइन कर चुके होंगे यूके के साथ और हम लोग आगे काम कर रहे होंगे। क्लियर हुआ। देन चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज जब एडिटोरियल पर आप नज़र मारोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको देखा, मतलब मैंने भी जब एडिटोरियल देखे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं था। पहला आर्टिकल आप देख पाओगे कोविड-19 को लेकर है, टेस्टिंग को लेकर है, इस आर्टिकल को स्किप करना है। दूसरा आर्टिकल पीएम सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर है, ठीक है, पीएम की जो सुरक्षा है उसके अंदर यहाँ पर चूक हुई है उसको लेकर आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी कुछ लिखा है। इस एडिटोरियल को हम लोग लाइन टू लाइन सब कुछ डिस्कस करेंगे। लिबरल इकोनॉमीज क्रिएट ए लिबरल सोसाइटीज़, तो इसके बारे में बताया है। प्लस हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद एक अगला आर्टिकल है, इसको हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। इसरो के नए चेयरमैन आ चुके हैं। बाय द वे कौन है नए चेयरमैन, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उन्हीं के बारे में बताया गया, कल मैंने आपको उनके बारे में डिटेल में समझा दिया था। तो आज आर्टिकल्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में हर फ्राइडे में जो ओपेड पेज होता है, एडिटोरियल के बराबर वाला जो पेज होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंटरव्यू आता है। ठीक है, हर फ्राइडे में एक इंटरव्यू पब्लिश किया जाता है। आज भी यहाँ पर इंटरव्यू पब्लिश किया गया है। तो इस इंटरव्यू के अंदर भी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है और ये पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बली बाई ऐप के बारे में चर्चा किया गया है। तो बली बाई ऐप को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मतलब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग नहीं, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी काफ़ी ज़रूरी हैं, वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर हुआ। तो जो पहला एडिटोरियल हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो एडिटोरियल लिखा गया है वो है अरुण मायरा साहब। अब ये कौन है, तो यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये एक तरीके से फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्होंने बुक्स वगैरह लिख रखी हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोग ध्यान मतलब नहीं रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ध्यान नहीं रखना ऑथर के बारे में, बस खाली यह है कि हम लोग पता चल जाता है कि हाँ ऑथर किस प्रकार के आर्टिकल्स लिख रहे हैं और फिर इन्हीं के आर्टिकल्स जब आते रहते हैं रेगुलर तो पता चल जाता है कि हाँ कौन सा ऑथर कितने रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर जो भी यहाँ पर एडिटोरियल्स हैं वो लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पूरे एडिटोरियल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है नीचे की साइड, क्योंकि होता क्या आर्टिकल के अंदर आपको चीज़ें सही से नज़र आ नहीं रही होंगी, लेकिन अब आपको ये नीचे सही से चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो मैंने यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर दी है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पर नेशनलिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूँ, धीरे धीरे सारी टर्म्स मैं आपको बताता रहूँगा। देखो ये जो यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म होता है, ठीक है, अब यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म आप इसको कह सकते हो, एक टिपिकल सा वर्ड है, लेकिन क्या है यहाँ पर इसके अंदर बोला जाता है, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब कोई भी यहाँ पर लीडर है जो कि कंट्री को रूल कर रहा है, वो लंबे समय से इनडेफिनिट पीरियड के लिए यहाँ पर रूल कर रहा है। एग्जाम्पल आप कजाकिस्तान का ले सकते हो, अभी रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था, कजाकिस्तान के अंदर काफ़ी बवाल चल रहा है, क्यों, लंबे समय से वो लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब से कंट्री बनी है वो 1991 के अंदर, जब से यहाँ पर कजाकिस्तान एक तरीके से यूएसएसआर टूट के कंट्री बना था, तब से लगातार वो लोग यहाँ पर आप कह सकते हो रूल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म के अंदर आती है। इसका दूसरा वर्ड आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी हाँ बिल्कुल उसको कह सकते हो कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर्स और वही यहाँ पर लंबे समय से रूल कर रहा है, ठीक है, उसका कोई पीरियड ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे रशिया के अंदर भी आपको देख पाओगे इसी प्रकार की चीज़ें नजर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म और नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म क्या होता है, आई होप मतलब इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारा खुद का नेशन, हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को अपने नेशन के टुवर्ड्स, यहाँ पर पैट्रियोटिज्म जो दिखाते हैं, ठीक है, पैट्रियोटिज्म आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो नेशनलिज्म है और ऑथोरिटेरियनिज्म है ये दोनों इंक्रीज़ हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी है इसके ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचा, ठीक है। दुनिया भर में यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचा है क्योंकि ये दोनों चीज़ें लगातार बढ़ी हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं ऑथर। अब इसको थोड़ा सा आगे मैं अच्छे से एनालाइज करवाऊंगा, फिलहाल तो आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ समझनी है, ये है ये जो एम्पैरल्ड वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है संकट में डालना, ठीक है, यहाँ पर परेशानी में डालना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, डेमोक्रेसी को संकट में डाला है, क्योंकि देखो मैंने बताया ना ज़्यादा नेशनलिज्म भी और ज़्यादा ऑथोरिटेरियनिज्म भी बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी एक तरीके से बेकार हो जाएगी किसी भी कंट्री की, जो कि आज के टाइम पर यूएस, इंडिया, यूके और यूरोपियन यूनियन के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑथर बोलता है। हुआ क्या है, ऑथर मुद्दा क्या बता रहे हैं, मुद्दा ये बता रहे हैं भाई जो अमीर है वही सारा पैसा यहाँ पर दबा कर बैठे पड़े हैं, ठीक है, इकोनॉमीज जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं चल रही हैं,
जो बेनिफिट है, जो भी ग्रोथ हो रहा है वो सब यहाँ पर सकअप कर लिया गया है, वो सब यहाँ पर मतलब जो भी ग्रोथ है वो सब पकड़ के रखी हुई है 1% की पॉपुलेशन ने। जो टॉप 1% पॉपुलेशन होती है ना, जो अमीर लोग हैं एकदम, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अपने कब्जे में करके रख रखा है। इसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और जब जब ग्लोबल क्राइसिस आता है, दुनिया भर में यहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, पैसों की कमी पड़ जाती है, पैसों का अकाल पड़ जाता है। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 के अंदर, इसको यहाँ पर कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है, आज के टाइम पर कोविड-19 का क्राइसिस कोई कभी नहीं भूल सकता। तो इन क्राइसिस के अंदर भी क्या हुआ, जो रिच है, रिच गेट रिचर, मतलब जो अमीर है वो तो और ज़्यादा अमीर हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हुआ है। इन क्राइसिस की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है वेल्थ को लेकर। ठीक है, जो भी पैसों को लेकर इनइक्वालिटीज़ है, मतलब मैंने वही सिंपल सा वर्ड, अमीर के पास और पैसा बढ़ा और गरीब के पास यहाँ पर और हालत उसकी बुरी हो चुकी है। तो दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, और जिसमें से इंडिया भी यहाँ पर एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री के अंदर आता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि अब इन सब क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिम्टम देखने को मिले हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लक्षण देखने को मिले हैं। मतलब क्या है, कोविड-19 वायरस की वजह से, देखो कोविड-19 वायरस जिसकी हम लोग ओरिजिन के ऊपर लगे पड़े हैं, साइंटिस्ट की भाई कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसकी खोज में लगे पड़े हैं, तो पता चला इसकी वजह से पॉलिटिकल सिम्टम देखने को मिले। पॉलिटिकल लक्षण क्या है, इस बीमारी के लक्षण ये देखने को मिले, मतलब बीमारी के लक्षण नहीं, इस बीमारी की वजह से जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है ना पूरा का पूरा, हमारी इकॉनमी वगैरह के अंदर काफ़ी बुरी हालत हुई है, इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हुई है। ठीक है, डेमोक्रेसी कमजोर हुई। इकोनॉमिक सिम्टम के अंदर बात करें तो इकोनॉमिक सिम्टम में बोला गया जो पैसों के अंदर इनइक्वालिटीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब असमानता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि अभी ऑथर पहले ही बता चुके हैं कि कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पर अमीर अमीर और हुआ है और गरीब हो गया है। तो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसा बताया कोविड-19 ने यहाँ पर ये सारा काम करके दिखाया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आज के टाइम पर हम लोग देखें तो चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन पहले क्या होती थी, देखो होता क्या है, ओपनिंग नेशनल बॉर्डर्स टू फ्री ट्रेड, ये यहाँ पर एक आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक्स के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर। मतलब क्या होता था, हम लोग बॉर्डर्स को ओपन कर देते थे ताकि यहाँ पर व्यापार खुलकर हो, मतलब फ्री में व्यापार हो, ठीक है, फ्री ट्रेड हो, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बिल्कुल ना लगाए जाए। हमेशा ही ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिले, लेकिन आज के टाइम पर किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ ही यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, हर एक कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ी ना होता है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख पाते थे, यहाँ पर बॉर्डर्स को ओपन कर दिया जाता था और यहाँ पर जो व्यापार है बिल्कुल खुल्लम चलता था, यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें वसूली जाती नहीं थी। जो टैक्सेस थे, टैक्सेस ऑफ इनकम्स, जो वेल्थ था वो सब यहाँ पर पहले बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, और ये कम हुआ है, ऐसे मतलब यहाँ पर बोला गया पहले बहुत रिड्यूस हुआ करता था ये। ठीक है, तो उसका बताया यहाँ पर कि देखो जब हायर टैक्स थे, जो मतलब टैक्सेस मतलब पहले बहुत कम लगा करते थे, लेकिन अभी जो टैक्सेस लगते थे, मतलब कि आप कह सकते हो कि सॉरी, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं टैक्सेस पहले बहुत ज़्यादा लगा करते थे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे 1970s तक टैक्सेस काफ़ी हायर रहते थे। तो यूएस हो गए प्लस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई यूरोप के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर खूब पैसा कमाया। ठीक है, अब खूब पैसा कमाया, पब्लिक हेल्थ के ऊपर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्लस हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज के टाइम पर ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी टॉप क्राइटेरिया के अंदर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर जो अमीर है ना उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पर जो ये अमीर है उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है जितना पहले लग रहा था। और इसी की वजह से यहाँ पे बोला गया जो अमीर हैं वो ज़्यादातर सामान अपने पास, मतलब ज़्यादातर वही पैसा वही खा जा रहे हैं, ज़्यादातर पैसा यहाँ पर उन्होंने होल्ड करके रख रखा है। ठीक है, ज़्यादातर पैसा उन्होंने होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर बोला गया कि पहले टैक्सेस यहाँ पर कम लगते थे, आज के टाइम पर यार फिर क्या बोला मैं, पहले टैक्सेस ज़्यादा लगते थे और आज के टाइम पर टैक्सेस कम लगते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, पहले टैक्सेस ज़्यादा लगते थे, आज के टाइम पर टैक्सेस यहाँ पर इतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। इसी की वजह से जो रिचर सेक्शंस हैं खासकर उन्होंने खूब पैसा यहाँ पर दबाया है और खूब पैसा यहाँ पर आज के टाइम पर वो लोग होल्ड करके भी रख पा रहे हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद और ही बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिल जाती है टैक्स को लेकर। ठीक है, जहाँ पर टैक्स को बचाया जाता है, और भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, बहुत सारा करप्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर हमारी इनइक्वालिटी, असमानता ज़्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल मुद्दा ये है, ऑथर ये बताते हैं कि इकोनॉमी के अंदर असमानता बहुत ज़्यादा है। असमानता मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अमीर के पास पैसा है और वो बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत सारा पैसा होल्ड करके बैठा है जो कि गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि पहुंचना चाहिए था। ऐसा यहाँ पर ऑथर इन चीज़ को मेंशन करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। देखो हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी पूरी तरह से फोकस रखा। ठीक है, हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस रखा, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो पब्लिक एक तरीके से यहाँ पर जो भी आप कह सकते हो पब्लिक एसेट है उसको हम लोग प्राइवेटाइज कर दें, उसको बेच दें, उसको कन्वर्ट कर दें प्राइवेट के अंदर। तो जो यहाँ पर पब्लिकली चीज़ें थी उनको कन्वर्ट करना चालू किया प्राइवेट के अंदर, और ये चीज़ें आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुकी हैं।
ठीक है, ये बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं आज के टाइम पर। होता क्या है यहाँ पर, जब भी आप लोग देख पाते हो कि कोई भी हमारा जो एक तरीके से सरकारी सामान है, सरकारी यहाँ पर एसेट है, उसको बेच दिया गया है प्राइवेट को। ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है? ताकि यहाँ पर जो आज के टाइम पर सरकार के पास फंड नहीं है, वो सरकार फंड इकट्ठा कर सके। ठीक है, सरकार के पास पैसा आ सके, तभी तो सरकार अपना एसेट बेच रही है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या होता है, जब सरकार अपना एसेट बेचती है, ठीक है, जो पब्लिक चीज़ है उसको कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट में, तो वही रिचर सेक्शन, वही अमीर लोग जिन्होंने सारा पैसा दबा के रख रखा है आज के टाइम पर, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दबा के रख रखा है, वही लोग यहाँ पर इन चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, और वही लोग खरीदने के बाद आप कर सकते हो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हायर इनकम को जनरेट करने में लगते हैं। उसके बाद क्या है, बेटर हेल्थ के ऊपर, बेटर एजुकेशन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर ये एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे। तो मतलब उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो उनके बच्चे होते हैं, जो मतलब वेल्दियर पीपल के, जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, उनको एक बेटर एजुकेशन मिलती है। ठीक है, अब वो अच्छे से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब डेफिनेटली जब उनके पेरेंट्स के पास पैसा है तो वो आगे उस पैसा का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आने वाले टाइम पर जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के अंदर ही वही बच्चे आगे ग्रो कर पाते हैं। ऐसा यहाँ पर ऑथर का मेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद बोला आज के टाइम पर जो गैप है ना, हैव्स और हैव नॉट्स का, मतलब जिन लोगों के पास है और जिन लोगों के पास नहीं है, ये गैप अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग आगे इतना बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर इस चीज़ को मेंशन करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया थॉमस पिकेटी, यहाँ पर जो थॉमस पिकेटी हैं, इनका कुछ कहना यह है कि देखो होता क्या था, पहले कुछ प्रॉपर्टी राइट्स के बेसिस पर चीज़ें देखी जाती थी। मतलब जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके ह्यूमन राइट्स भी मिलेंगे, मानव अधिकार भी मिलेंगे। ऐसा पहले यहाँ पर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर, मतलब आप कह सकते हो पिछले 3 सेंचुरीज़ के अंदर हम लोगों ने ये काम देखा है। ठीक है, कि क्या होता था, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरियन सोसाइटीज़। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनकी वैल्यू नहीं है। जिनके पास प्रॉपर्टी उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर स्टेप उठाने के लिए मिल रहा है, उनको ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम एक बिल्कुल ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के बारे में बात करें, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर जीतना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर जीतना चाहिए। हर एक पर्सन यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से जो है ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है, उसको जीतना चाहिए। और हर एक पर्सन का एक इक्वल राइट होता है। ठीक है, उसका जो भी इक्वल राइट्स हैं उसके बेसिस पर ट्रीट करना चाहिए। मतलब देखो अधिकार तो सभी के पास एक है, ठीक है, तो उसको एक साथ ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था, जो यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्रोप्राइटरी सोसाइटीज़ थी, इसके अंदर जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग यहाँ पर आगे हैं, उन्हीं की वैल्यू, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी वैल्यू नहीं है। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर देखी हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलता है कम्युनिज्म के बारे में। देखो जो कम्युनिज्म है और कैपिटलिज्म है, दोनों यहाँ पर फेल मार गए, दोनों यहाँ पर ग्रो नहीं करे। कम्युनिज्म बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, देखो जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी जो वेल्थ है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कम्युनली ओन्ड है वो सब यहाँ पर रखते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो ये, तो जो कम्युनिज्म होता है इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ओन करी जाती हैं कम्युनिटी के थ्रू, हर एक पर्सन के थ्रू यहाँ पर ये ओन करी जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। और इससे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, कम्युनिटी यहाँ पर ओन कर रही है। जो भी कम्युनिटी है बेसिकली यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर फोकस नहीं रखा गया है। अब जो भी एबल है, ठीक है, जिसकी एबिलिटी, जिसकी सक्षमता है, उसको यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो कम्युनिटी वो अपने पास प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखती है। तो इससे यहाँ पर क्या है, पर्सनल लिबर्टी लोगों को नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से कम्युनिज्म फेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के पास मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो प्रॉपर्टी ओन किया जा रहा है वो कम्युनिटी के थ्रू किया जा रहा है। उसी प्रकार से कैपिटलिज्म आया। ठीक है, जो कैपिटलिज्म था यहाँ पर आप देख पाओगे, इसका यहाँ पर एक ऐसा रोल था कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर कंट्रोल करी जाती थी प्राइवेट ओनर्स के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। तो कैपिटलिज्म भी ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, कैपिटलिज्म भी यहाँ पर वर्क नहीं करा, क्योंकि सारी चीज़ आप देख पाओगे प्राइवेटली यहाँ पर चलाई जा रही थी, प्राइवेटली यहाँ पर सारी चीज़ें ओन करी जा रही थी। ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो क्या हुआ, आप कह सकते हो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से हुआ क्या, बहुत सारी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो यहाँ पर फेल मार गई। ठीक है, मतलब जो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के अंदर हम लोग ले गए। और यहाँ पर एक तरीके से कहीं पर आप देख पाओगे खुली छूट है और कहीं पर बिल्कुल छूट नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नजर आई है, जिसकी वजह से आगे बातें बढ़ नहीं पाई। और प्रॉपर्टरियन कैपिटलिज्म क्या मैंने आपको बताया, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी यहाँ पर वैल्यू है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है उनकी वैल्यू यहाँ पर नज़र आ नहीं रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो दिक्कतें अपने आप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। ऑथर लास्ट में सोल्यूशन बोलते हैं आपको क्या अपनाना चाहिए, ना ही कम्युनिज्म, ना ही कैपिटलिज्म, ना ही यहाँ पर प्रॉपर्टरिज्म, ना ही यहाँ पर टोटलिटेरियन। ये सारे टर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कंसर्न पैदा करते हैं। ऑथर बोलते हैं आप लोग यहाँ पर एक नए फॉर्म ऑफ गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ो।
ठीक है। अब ये जो सोशलिज्म है बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, देखो सोशलिज्म के मतलब पूरी सोसाइटी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर सोशली और कलेक्टिवली ओन किया जाता है यहाँ पर पूरी सोसाइटी के थ्रू, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, जो हमारी सरकार होती है उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें ओन करी जाती हैं। तो आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जैक्टली सोशलिज्म क्या है। तो यहाँ पर इसकी तरफ बढ़ सकते हो, एक सरकार होगी प्रॉपरली यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। यहाँ पर क्या है, हम लोग जो भी प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो यहाँ पर काम करेगा। तो ये ऐसे हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। इसी की रिक्वायरमेंट है हम लोग को ज़्यादातर। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म है, ये यहाँ पर फेल मार चुके हैं और इसके एग्जाम्पल काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसकी यहाँ पर ग्रोथ आने वाले टाइम पर भी देखने को मिलेगी नहीं, इसको हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ऑथर ने क्या क्या मेंशन किया मैंने आपको बताया, इकॉनमी के अंदर सिचुएशन कितनी खराब है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिम्टम क्या देखने को मिले, प्राइवेटाइजेशन क्या देखने को मिला, इतिहास क्या है यहाँ पर सोशल कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को लेकर, मैंने आपको वो बता दिया। उसका लास्ट में यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे गांधी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि खासकर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक तरफ आपको जोर नहीं देना है, आपको सारी तरफ ध्यान रखना है, ऐसा यहाँ पर ऑथर चीज़ों को मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है, यहाँ पर देखो एडिटोरियल लास्ट में आपको मेंशन किया गया है। यहाँ पर बोली भाई ऐप के बारे में चर्चा की जा रही है, एक ऐसा ऐप जहाँ पर जो मुस्लिम महिला हैं उनका यहाँ पर ऑक्शनिंग हो रहा था, ठीक है, उनकी नीलामी हो रही थी। ऐसा ऐप हम लोगों ने यहाँ पर देखा, काफ़ी चर्चा में रेगुलरली देखने को मिल रहा था। तो अभी क्या है, यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली बन सकते हैं, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने एक पिक्चर मतलब बहुत टाइम पहले एक तरीके से एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट लिया था, और वो पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पिक्चर, ठीक है। अब ये क्या है ना, एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उसको अंदर मुझे मिला, तो मैंने सोचा बिल्कुल काम में आएगा, और अब देखो बिल्कुल काम में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये क्या है, बेसिकली जो बुली बाई ऐप है, यहाँ पर साइबर बुलिंग देखने को मिली है। जो महिला हैं उनकी फोटोग्राफ्स निकाली गई सोशल मीडिया से, और यहाँ पर इस ऐप पर डाली गई, और उसका इनकी ऑक्शनिंग करी गई। तो फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि क्या हमारे पास साइबर बुलिंग के अगेंस्ट में कोई लॉज नहीं है, क्या एंटी साइबर बुलिंग लॉज नहीं है भारत के अंदर? तो आपको मैं बताता हूँ। देखो रिसेंट केस यहाँ पर बली बाई ऐप ही यहाँ पर लिया गया है, यही केस यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड आईपीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रखी हैं जो कि यहाँ पर बलिंग और पनिश मतलब इस चीज़ को लेकर डिफाइन करे, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये बलिंग देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पर इस प्रकार से हैरेसमेंट देखने को मिलता है, इसको लेकर यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर मतलब लॉ देखने को नहीं मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने काम किया कि उसको यहाँ पर पनिश किया जा सके। हालांकि और भी बहुत सारे प्रोविजंस है आईपीसी के अंदर, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग साइबर बलीज को लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए, साइबर बलीज को टैकल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजंस आज के टाइम पर हमारे पास मेंशन नहीं है। साइबर बलिंग होती क्या है बेसिकली? साइबर बलिंग यहाँ पर बहुत तरीके से की जा सकती है। किसी का पर्सनल अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, यहाँ पर किसी को गंदे गंदे मैसेज कर दिए, इस प्रकार से कुछ प्राइवेट मैसेज यहाँ उसके प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर दिए, ठीक है, किसी को स्टॉक कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, टारगेट मैसेज सेंड कर रहे हो, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये सब साइबर बुलिंग कहला रहा है, ठीक है। अब साइबर बुलिंग के अगेंस्ट में हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर प्रोविजंस नजर आएंगे नहीं, तो वो लाने की ज़रूरत है। लेकिन साइबर क्राइम के अगेंस्ट में हमारे पास कुछ प्रोविजंस मेंशन्ड हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, आईपीसी का सेक्शन 354 ए, और उसके बाद यहाँ पर 354C और उसका 354D। तो यहाँ पर ये तीन आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो पनिशमेंट दे देते लोगों को, साइबर स्टॉकिंग को लेकर यहाँ पर ये काम करते हैं। तो मतलब साइबर क्राइम के अगेंस्ट में कुछ लीगल प्रोविजंस जहाँ पर भी हैं वो ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आईटी एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका सेक्शन 66E आपको ये नजर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ और लॉज हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट आपको नजर आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नजर आएगा। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को टैकल करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा लॉ देखने को नहीं मिलेगा जो कि साइबर बुलिंग को टैकल कर रखा हो और साथ ही साथ यहाँ पर एंटी साइबर बुलिंग के लिए काम करता हो। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट आर्टिकल है, बेसिकली अब तो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त हो चुका है, ठीक है। आज मैंने मेंस का कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ग्रुप वाली दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब क्या है, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना रखा है उसको मैं थोड़ी देर के लिए ओपन करता हूँ, तो यार यहाँ पर इतने मैसेजेस आते हैं, और कल मैंने कहा था रात में 8 बजे ओपन करूंगा उस ग्रुप को, ठीक है, मैसेज पे मैंने बताया था, लेकिन मैंने उसको ओपन नहीं किया, मैंने उस ग्रुप को पूरा प्राइवेट कर दिया, किसी को नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इस प्रकार के मैसेज आए मेरे पास कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार फिर कैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, फिर मैंने वो ओपन ही नहीं किया ग्रुप, ठीक है। और एक मैसेज नहीं आया डिस्ट्रैक्शन को लेकर, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे,
तो इसी वजह से मैंने वो ग्रुप ओपन ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कल फिर से हम लोग मेंस का क्वेश्चन लेंगे। आज मैंने इसी चक्कर में कोई मेंस का क्वेश्चन लिया नहीं है, कल से हम लोग फिर से लेंगे और कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैं आपको कल एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कल से फोकस करेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर एक आर्टिकल और था जो कि मैंने अलग से, आज का आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल हनी के बारे में, शहद के बारे में बना हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले थे। आज एक अलग से टॉपिक लेते हैं हम लोग, जिसके बेसिस पर मैं पहले से थंबनेल तैयार करता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो जल्दी आ पाती है। इसी वजह से यहाँ पर एक टॉपिक को लिया जाता है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्वीट रिवॉल्यूशन का मेन मकसद है कि जो हमारी भारत सरकार है वो एपीकल्चर को प्रमोट करे। एपीकल्चर वही है, मतलब जो हनी बीज हैं हम लोग उनको ग्रो करते हैं, हनी का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारा एपीकल्चर के अंडर आता है, जिसमें हम बी कीपिंग करते हैं, मतलब एक तरीके से मधुमक्खियों को पालते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो हनी को प्रोड्यूस करते हैं, शहद बनाती है, और उनका फिर हनी का हम लोग यहाँ पर उसका व्यापार करते हैं, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो, भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लोग एपीकल्चर को प्रमोट करते हैं, उसको बी कीपिंग बोला जाता है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग मधुमक्खियों को पाल रहे हो। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो स्वीट रिवॉल्यूशन ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो ग्रोथ देखने को मिली है इसकी वजह से भारत के अंदर, खासकर शहद के मामले में। शहद के मामले में बात करें तो इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस दिया नहीं जाता है, लेकिन विदेशों के अंदर वो लोग शहद के ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में शहद के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो स्वीट रिवॉल्यूशन लाया गया था, एक आप कह सकते हो यहाँ पर मीठी क्रांति आप ये भी कह सकते हो, ये जो लेकर आई गई थी, इसका मतलब ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करें, एक क्वालिटी हनी का प्रोडक्शन करें, और उसको हम लोग बेचें वगैरह भी, ठीक है, उससे हम लोग पैसा भी कमाएं। तो ये हमारा मेन मकसद था स्वीट रिवॉल्यूशन का, ठीक है। और यहाँ पर जो डिमांड है गुड क्वालिटी हनी की, ये काफ़ी उग रही है, मतलब पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सालों साल में हमने देखा है बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये डिमांड बढ़ी है कि एक अच्छी हनी की डिमांड है कि हम लोग को एक नेचुरल हनी मिल जाए, क्योंकि नेचुरल शहद मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर एक नेचुरल शहद मिलने को लेकर काफ़ी अच्छे से फोकस रखा जाता है। तो बोला गया कि बिल्कुल नेचुरल जो शहद बेसिकली एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, तो इसकी ज़्यादा मांग भी रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एपीकल्चर है, यहाँ पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। और एपीकल्चर क्या होता है मैंने आपको यही बताया, जो भी हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके बाद एपीकल्चर और ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया रॉयल जेली, बीस वैक्स, पोलन, ये सब यहाँ पर एपीकल्चर प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनका बहुत बड़ा रोल है फार्मास्यूटिकल, फूड, बेवरेजेस, ब्यूटीज़ के अंदर भी यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलता है। आई होप आप लोग स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में समझ चुके होंगे। स्वीट रिवॉल्यूशन रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर एक प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। ये पीआईबी के अंदर आर्टिकल को कवर किया गया था, जहाँ पर आप कह सकते हो कि हनी का प्रोडक्शन के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है, बेसिकली यहाँ पर शहद का एक अच्छे से प्रोडक्शन करना, क्वालिटी प्रोडक्शन करना और उसका व्यापार करना, वो हमारा स्वीट रिवॉल्यूशन है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।